Assalamu alaikum dear students. Welcome to the class of literary studies. Students, we are discussing different ages in English literature और हम डिस्कस कर रहे थे रेनेसांस और रेनेसांस की जब मैंने बात की तो मैंने उसमें एलिज़ाबेथन इरा की भी बात की. एलिज़ाबेथन इरा इज वन स्टेज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रेनेसांस. तो एलिज़ाबेथन लिटरेचर के अपने एक फीचर्स हैं. तो उन एलिज़ाबेथन लिटरेचर और रेनेसांस एक्चुअली मशहूर क्यों है इंग्लिश लिटरेचर की डेवलपमेंट के हवाले से, वो यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी. आखिर क्या वजह है कि एलिज़ाबेथन इरा को बड़ा एक गोल्डन टाइम कहा जाता है इंग्लिश लिटरेचर में. लेट्स स्टार्ट. अगर हम डिफरेंट स्टेजेस की बात करें इंग्लिश लिटरेचर में तो मैंने आपके साथ पहले डिस्कस किया है कि ओल्ड इंग्लिश का जो टाइम था वो 600 आफ्टर डेथ टू 1100 आफ्टर डेथ. ठीक है, 600वीं छठी सदी से लेकर 11वीं सदी तक ये ओल्ड इंग्लिश का टाइम था. 11वीं सदी से 15वीं सदी तक का जो टाइम था वो मिडिल इंग्लिश का टाइम था. और 15th सेंचुरी टू अबाउट 1950 इसको हम पहले रेनेसांस कहते हैं. पहले दौर को रेनेसांस कहा जाता है. इसके दरमियान आने वाले दूसरे दौर को हम रोमांटिक इरा कहते हैं. इसके बाद फिर विक्टोरियन एज आती है और उसी दौरान ये रोमांटिसिज्म चल रहा होता है विक्टोरियन एज में. और उसके बाद फिर मॉडर्निज्म स्टार्ट हो जाता है. तो ये एक मिडिल इंग्लिश के फौरन बाद जो मॉडर्निज्म की पहली वेव थी वो एक्चुअली रेनेसांस की शक्ल में आई थी. और ये एलिज़ाबेथन जो इरा है ये मॉडर्निज्म की फर्स्ट फेज समझा जाता है. स्टूडेंट्स, ये जो टाइम था क्वीन एलिज़ाबेथ का, इसमें ख़ास तौर पर जो सेकंड हाफ ऑफ एलिज़ाबेथ रूल था इसमें बहुत सारे जो ग्रेट वर्क्स इंग्लिश लिटरेचर में लिखे गए, जिसमें आर्ट थी, पोइट्री थी, ड्रामा था और मुख्तलिफ किस्म के जो लर्निंग्स थी वो फ्लरिश होना शुरू हुई. बहुत ज़बरदस्त किस्म के प्ले राइट जो आज भी मशहूर हैं, जिनके थीम्स और उनके जो स्टाइल हैं उनको आज भी कॉपी किया जाता है, जिसमें क्रिस्टोफर मॉर्लो था और एडमंड स्पेंसर था पोइट. प्ले राइट था क्रिस्टोफर मॉर्लो. अगर हम प्रोमिनेंट पोइट देखें तो एडमंड स्पेंसर था. और मैन ऑफ साइंस एंड लेटर्स लाइक फ्रांसिस बेकन. अब इन सब की क्या क्या कंट्रीब्यूशन थी ये मैं आपके साथ 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 डिस्कस करती जाऊंगी. द ईयर ऑल्सो सा द बिगिनिंग ऑफ विलियम शेक्सपियर्स वर्क. और इसी टाइम पे विलियम शेक्सपियर एक्चुअली इनके बाद एंटर हुआ था, मगर इस एरा में विलियम शेक्सपियर ने भी अपना काम करना शुरू कर दिया था. मैनी ऑफ द राइटर्स, थिंकर्स एंड artists of the day enjoyed the patronage of members of Elizabeth's court, and their works often involved or referred to the great queen. Indeed, she was the symbol of the day. तो क्वीन एलिज़ाबेथ खुद भी आर्ट एंड लिटरेचर को बहुत लाइक करती थी और जितने भी मारूफ थिंकर, राइटर होते थे, पोइट होते थे या आर्टिस्ट होते थे, क्वीन एलिज़ाबेथ उनको अपने दरबार में जगह देती थी. और इसीलिए क्वीन एलिज़ाबेथ के टाइम को इंग्लिश का गोल्डन पीरियड कहा जाता है, गोल्डन एज कहा जाता है इंग्लिश लिटरेचर की. Here is the portrait of Queen Elizabeth I, and if we see the stages of and the genres of English literature, तो उसमें ये तीन चीजें थी जो बड़ी फ्लरिश हुई थी, जिसमें पोएट्री थी, प्रोज थी और ड्रामा था. अच्छा बच्चे, यहाँ पर मैंने यहाँ पे थ्री जॉनरास बोला है. तो जॉनरा मीन्स देयर आर थ्री टाइप्स, थ्री काइंड्स ऑफ राइटिंग्स. लिटरेचर में तीन तरह की राइटिंग शुरू हो चुकी थी. बच्चे, सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि पहले जब भी जितना भी लिटरेचर था वो पोएटिक फॉर्म में होता था. लिटरेचर को हमेशा पोएट्री की फॉर्म में लिखने की कोशिश की जाती थी, चाहे वो स्टोरी टेलिंग होती थी, चाहे वो हिम होते थे या फिर कोई भी मामला जो लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता था तो वो पोएट्री की ही फॉर्म में होता था. और जो दूसरे डॉक्यूमेंट होते थे यकीनन पोएटिक फॉर्म में नहीं होते थे, जो नॉन लिटरेरी डॉक्यूमेंट्स होते थे, मगर पोएट्री ही लिटरेचर की फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ पोएट्री ही मिलती थी, चाहे वो प्ले लिखा जाता था, चाहे वो पोएट्री की जाती थी या किसी भी काइंड की कोई भी लिटरेचर का पीस होता था. आहिस्ता आहिस्ता प्रोज इमर्ज होना शुरू हुआ और उसके भी थोड़े से ट्रेसेस मैंने आपको बताए कि मिडिल इंग्लिश से ही शुरू हुआ था, जब इसने अपनी प्रोलॉग लिखी थी, कंट्रबेरी टेल्स चौसा ने लिखी थी. और ड्रामा भी अलग से फ्लरिश होना शुरू हुआ, यानी कि इसके अंदर जो डायलॉग थे वो भी प्रोजेटिक फॉर्म में आना शुरू हुए. तो इंग्लिश पहले क्या था कि पहले सिर्फ ट्रांसलेशंस होती थी,
लैटिन से या ग्रीक से। इंग्लिश की अपनी कोई इतनी नहीं थी, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज भी फ्लरिश नहीं हुई थी तब तक। क्वीन एलिजाबेथ के टाइम तक इंग्लिश लैंग्वेज भी फ्लरिश हो चुकी थी, और ट्रांसलेशन से हटके अब अपने थीम्स पे भी इंग्लिश राइटर्स ने काम करना शुरू कर दिया था। बच्चे, अगर हम पोइट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से एलिजाबेथ एरा को देखें, तो एलिजाबेथन एज वाज द ग्रेट एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ड्यूरिंग दिस टाइम द राइटिंग ऑफ पोइट्री वाज द पार्ट ऑफ एजुकेशन among the educated people. This is why many books of poetry by different writers appeared during this age. अच्छा, तब पोइट्री राइटिंग was the part of curriculum. जो लोग इल्म हासिल करते थे और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में जाते थे, वहाँ पर उनको बाकायदा पोइट्री राइटिंग की ट्रेनिंग दी जाती थी, और इसी वजह से बहुत सारा काम हुआ है पोइट्री पे, और पोइट्री के ऊपर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स भी किए गए हैं। The proper Elizabethan literary age began in 1579, but before that year, Sir Thomas White and Earl of Surrey made this their poetry contributions. Sir White brought the sonnet from Italy and made it popular in England. अच्छा, क्वीन एलिजाबेथ का जो लिटरेरी टाइम है, नॉर्मली इसको समझा जाता है कि 1579 से शुरू हुआ है, मगर इससे पहले सर थॉमस वाइट, ये एक बड़े मशहूर और मारूफ इंग्लिश के पोइट समझा जाते हैं। ये समझा जाता है कि सर थॉमस वाइट और अर्ल ऑफ सुरे ने ही पोइट्री इंग्लिश में स्टार्ट की। तो इन्होंने क्या किया कि सोनेट फॉर्म को पहले वो इटली से इंग्लैंड में लेके आए। लाइक के इटली का जो सोनेट का जो स्टाइल था सोनेट्स को लिखने का, ये पोइटिक स्टाइल है सोनेट, तो इसको लिखने का जो इटली में स्टाइल था उसको इमिटेट किया, उसको कॉपी किया, पहले ट्रांसलेशंस के फॉर्म में और फिर उसके बाद इंग्लिश में उसी एक्सपेरिमेंट को करने की कोशिश की गई। ही फॉलोज द ट्रेडिशन ऑफ द पेट्रार्कन सोनेट विद ऑक्टेव एंड सेस्टेट। तो ये ऑक्टेट एंड सेस्टेट मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगी ये क्या है। तो सोनेट इटली का एक पोइट था पेट्रार्क, उसने पोइट्री की थी, पोइट था, पोइट्री करता था, तो वो सोनेट का एक स्टाइल उसने मुतारफ करवाया था जिसे ऑक्टेव एंड सेस्टेट कहते हैं। तो यही इसने उसको फॉलो किया, उसके ट्रेडिशन को। देयर वॉज लेटर चेंज्ड इनटू इंग्लिश सोनेट स्टाइल बाय शेक्सपियर, हु डिवाइडेड द सोनेट इनटू 3 क्वार्ट्रेन्स एंड अ कपलेट। और फिर जो सर वाइट ने, थॉमस वाइट ने जो स्टाइल इटली का इमिटेट किया, उसको कॉपी किया और उस ट्रेडिशन को इंग्लिश लैंग्वेज में लेके आए, उसको फिर बाद में चेंज किया, उसको मोल्ड किया शेक्सपियर ने। शेक्सपियर ने सिर्फ ड्रामा ही नहीं लिखे हैं, बल्कि उसने पोइट्री भी की हुई है। तो उसने उसके एक नया स्टाइल मुतारफ करवाया, जिसको सोनेट को उसने 3 क्वार्ट्रेन्स में डिवाइड किया और एक कपलेट में। ये दोनों क्या चीजें, ये भी मैं आपको अगली स्लाइड्स में बताऊंगी। द अर्ल ऑफ सुरे रोड द फर्स्ट ब्लैंक वर्स इन इंग्लिश। तो ब्लैंक वर्स भी एक राइटिंग का स्टाइल है जिसमें रिदम, राइम या मीटर का उस तरह ख्याल नहीं रखा जाता जिस तरह के बाकी पोइटिक ट्रेडिशन में रखा जाता है। तो ये ब्लैंक वर्स पे भी हम आगे जाके गुफ्तगू करेंगे, मगर ये सिर्फ डिफरेंट स्टाइल्स हैं जिनको उन शायरों ने मुतारफ करवाया। द एलिजाबेथन एज प्रोड्यूस्ड मैनी ब्यूटीफुल लिरिक्स, वन ऑफ द फाइनेस्ट लिरिस्ट वाज सर फिलिप सिडनी। तो बहुत अच्छे लिरिसिस्ट थे, ये भी पोइट्री का एक स्टाइल है, लिरिकल पोइट्री जिसे हम नगमे के तौर पे भी कहते हैं, सॉन्ग्स के तौर पे। तो उसमें सर फिलिप सिडनी ने भी काफी कंट्रीब्यूशन किया है। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैं आपको डिफाइन करूंगी कि सोनेट एक्चुअली क्या है। अ सोनेट इज द 14 लाइन लिरिकल पोएम विद अ फिक्स्ड फॉर्म एंड अ राइम पैटर्न। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सोनेट, इटालियन एंड इंग्लिश। एक 14 लाइनों की एक लिरिकल पोएम है, यानी कि ऐसी पोएम है जिसे हम सिंग कर सकते हैं, विद अ फिक्स्ड फॉर्म, जिसकी एक स्टाइल, एक फिक्स स्टाइल है जिसको फॉलो करना होता है, एंड अ राइम पैटर्न, और उसका एक राइम पैटर्न होता है, यानी कि जो साउंड एंड पे जाके कब रिवाइज होनी है, कब रिपीट होनी है, इसका भी पहले से ही फिक्स्ड पैटर्न डिसाइडेड होता है। और यहाँ पर 2 टाइप की हैं सोनेट्स, एक तो इटालियन है और दूसरी इंग्लिश सोनेट है। अच्छा जी, यहाँ पर मैं अब थोड़ा सा आपको ये ब्रीफ कर दूं कि एक्चुअली मैंने क्वार्ट्रेन और ऑक्टेव और कपलेट का जिक्र किया था, वो एक्चुअली क्या है। देखें, ये एक पोएम है, ये एक सोनेट है शेक्सपियर का, और इसके अंदर 14 लाइन्स हैं, 1 2 3 4
और फिर ये भी 4, ये भी 4, तो ये हो गई 12, ठीक है। और फिर इससे अलग है ये 2 लाइन्स, तो ये 14 हो गई हैं। अब ये 14 लाइन की जो पोइम है, ये एक्चुअली ये शेक्सपियर ने इसका ये डिज़ाइन किया है, इनको डिवाइड किया है इस तरीके से। ये इटली में ऐसे इसको फॉलो नहीं किया जाता था, बल्कि इसको इकट्ठे रखा जाता था और इसकी डिवीजन डिफरेंट थी। अच्छा, क्वार्टरन को अगर हम देखें, क्वार्टरन मीन्स 4, क्वार्टर कहते हैं ना 4 को, तो ये हो गया क्वार्टरन मीन 4। तो पहली 4 लाइनों की जो राइम स्कीम है वो क्या है, ए बी ए बी। कैसे, Shall I compare thee to a summer's day? Thou art more lovely and more temperate. अब ये देखिए यहाँ पे डे है और यहाँ पे टेम्परेट है, ओके। Rough winds to shake the darling birds of May, and summer's leaves hath all too short a date. अब आप यहाँ पे देखें कि इसकी राइम स्कीम जो मे की है ये डे के साथ मिलती है, इसलिए इन दोनों को ए और ए का नाम दे दिया गया। टेम्परेट एंड डेट, इन दोनों की राइम स्कीम मिलती है, तो इसको बी और बी का नाम दे दिया गया। अब ये देखिए कि जो राइम स्कीम इन दोनों की है वही राइम स्कीम अगली 2 लाइनों में है। तो इस क्वार्टरेन में राइम स्कीम क्या हुई, ए बी, ओके। ऑक्टेव, ऑक्टेव आपको मैं बता दूं कि 8 लाइन्स को कहते हैं ऑक्टेव। आपको पता है कि वर्ड है ऑक्टोपस, ऑक्टोपस क्या है, उसकी 8 लेग्स होते हैं, जिस वजह से उसको ऑक्टोपस कहा जाता है। तो वहीं से आप इसको थोड़ा सा मेमोराइज कर लीजिए कि ऑक्टेव मीन्स 8। तो 8 में ये 8 लाइन्स हैं, इकट्ठी हैं। इनकी राइम स्कीम क्या है, सी डी, सेम एज ए बी, मगर इसकी राइम स्कीम डे टेम्परेट नहीं है, बल्कि शाइन्स, डिम्ड, declines, untrimmed. Okay, sometimes to haunt the eyes of heaven shines, and often is his gold complexion dimmed, and every fair from fair sometimes declines, by chance or nature's changing course untrimmed. अब ये देखें कि shines, declines, dimmed, untrimmed, और यही फिर इसका पैटर्न बन गया सी डी। आगे हम देखते हैं, but thy eternal summer shall not fade, nor lose possession of that fair thou owest, nor shall death brag thou wanderest in his shade, when in eternal lines to time thou growest. अब ये देखें, फेड, शेड, ओएस्ट, ग्रोएस्ट, और यहाँ पर इनमें से किसी के साथ राइम स्कीम नहीं मिल रही है, बल्कि यहाँ पर ई एफ इसको दे दिया गया, क्योंकि इनकी आपस में मिलती है, ऊपर किसी के साथ नहीं मिल रही है। अब आप ये देखें कि राइम स्कीम क्या बन रही है, ए बी, सी डी, ई एफ, और कपलेट, कपलेट आपको पता है कि कपल मीन्स 2 और कपलेट मीन्स के 2 वर्सेस। So long as men can breathe or eyes can see, so long lives this and so long lives this and this gives life to thee. तो अब ये देखें, सी और दी, इन दोनों की जो राइम स्कीम है वो मिलती है, तो इसे हम जीजी का नाम दिया। तो ये एक स्टाइल है जो शेक्सपियर ने मुतारफ करवाया था इंग्लिश के स्टाइल में, जबकि इटली में इस स्टाइल को फॉलो नहीं किया जाता था। यहाँ पर उस सोनेट को दोबारा से बताया गया है, सिर्फ मैंने आपको पहले उसको डिवाइड करके बताया। दे आर 14 लाइन्स, और इसकी राइम स्कीम बिल्कुल ऐसे है, ए बी, सी डी, ई एफ, और फिर आगे जी। ये इसका जो स्टाइल है ये उसने बनाया है। और यहाँ पर ये जो ऊपर वर्सेस मैंने पढ़ी थी उसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको थोड़ी सी दे रही हूँ। The poet starts the praise of his dear friend, but he slowly builds the image of his friend into that of a perfect being. अपने दोस्त की वो तारीफें कर रहा है, बहुत प्यारा दोस्त है उसका, और आहिस्ता आहिस्ता उसको एक मुकम्मल परफेक्ट बीइंग की तरफ उसका इमेज बनाने की कोशिश कर रहा है। His friend is first compared to, पहले उसका कंपैरिजन उसने किसके साथ किया, द पोएट्स ओनली आंसर टू सच प्रोफाउंड जॉय एंड ब्यूटी इज टू इंश्योर दैट हिज फ्रेंड बी फॉर एवर इन ह्यूमन मेमोरी, कि उसका जो दोस्त है उसको इंसान हमेशा याद रखे, यानी कि ह्यूमन हिस्ट्री में उसका नाम हमेशा लिया जाता रहे। सेव फ्रॉम डेथ, और सेव फ्रॉम डेथ आपको पता है कि जिस बंदे का नाम जिंदा रहता है उसके बारे में ये सोचा जाता है कि उसको मौत नहीं आई, मौत एक्चुअली भूल जाने में होती है। He achieves this through his verse, believing that as history writes itself, अब ये अपने फ्रेंड को हिस्ट्री में
मेमोरेबल बनाने का काम वो अपने वर्सेस के जरिए करा, उसकी तारीफ करके, बिलीविंग दैट, इस बात का यकीन रखते हुए, हिज हिस्ट्री राइट्स इट्स एज हिस्ट्री राइट्स इटसेल्फ, हिज फ्रेंड विल बिकम वन विद टाइम। वो कहते हैं कि तारीख अपने आप को खुद दोहराती है, खुद को लिखती है, और इसी तरह एक दिन उसके दोस्त ने भी एक दिन हिस्ट्री बन जाना है, मगर होगा क्या? द फाइनल कपलेट reaffirms the poet's hope that as long as there is breath in mankind, his poetry too will live on and ensure the immortality of his friend. तो उसने इस बात को फिर अपने आखिरी कपलेट में ये रियफर्म किया है कि जब तक इंसान मैनकाइंड सांस लेती रहेगी और उसकी शायरी भी जिंदा रहेगी, और उसकी शायरी के जरिए उसका दोस्त भी इमोर्टल रहेगा, यानी कि उसको भी मौत नहीं आएगी, कि जिस दोस्त का जिक्र मैं अपनी शायरी में कर रहा हूँ वो मेरी शायरी के जरिए जिंदा रहेगा। एक्चुअली ये बात शेक्सपियर ने कहने की कोशिश की है। अब यहाँ पर बच्चे थोड़ा सा कंपैरिजन मैं आपको बता रही हूँ, इटालियन जो पेट्रार्कन स्टाइल था सोनेट का, और इंग्लिश में शेक्सपियरियन जो स्टाइल था सोनेट का, उसको मैं थोड़ा सा कंपैरिजन करके बता रही हूँ कि ऑक्टेट यानी कि 8 लाइनों की लाइन, पहले इसकी डिवीजन ये होती थी ए बी बी ए बी बी ए, यानी कि इसका ये राइमिंग स्टाइल ये होता था, और फिर इसके बाद एकदम से टर्न आता था, ट्विस्ट आता था, और फिर उसके बाद सेस्टेट, ये वर्ड मैंने इस्तेमाल किया था, सेस्टेट 1 2 3 4, ये लाइनें हैं, मगर इसके अंदर इन दोनों की राइम स्कीम अलग है और इन तीन की अलग है। 5 लाइन्स है, ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और ये एक यहाँ पे ये वाली जो लाइन है इसके अंदर टर्न आता है, तो ये इसका किसी के साथ नहीं मिलता, और बाकी के जो होते हैं ये आपस में मैच कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम जब इंग्लिश की तरफ देखें तो जैसे मैंने आपको बताया ए बी सी डी, और माइनिंग टर्निंग टर्निंग पॉइंट आया, यानी कि जो उसने बात की, आप अगर उसकी एक्सप्लेनेशन में भी देखेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता टर्निंग पॉइंट उसके अंदर आ रहा है, और हल्का सा टर्निंग पॉइंट आया तो अगला जो 4 वर्सेस हैं वो टर्निंग पॉइंट पे, और फिर एकदम से फुल टर्न उसने ले लिया, ट्विस्ट ले लिया, और आगे जो बात उसने की वो 2 लाइनों में कर दी। तो ये एक स्टाइल था जो उसने मॉडिफाई किया था इटालियन से इंग्लिश की तरफ। देयर इज द पोर्ट्रेट ऑफ विलियम शेक्सपियर, सॉरी, एंड अगर हम यहाँ पर विलियम शेक्सपियर को एज पोइट डिस्कस करें तो द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट शेक्सपियर was also a great poet of this age who wrote around 154 sonnet, and they are very famous in English literature. He developed a new form of sonnet called the English sonnet or the Shakespearean sonnet. The rhyme scheme was A B C D E F and G G. It is different from Petrarchan's sonnet. Many of his sonnets refer to a girl, a rival poet and a friend. नॉर्मली इसके यही थीम होते थे जिन पे वो काम करता था, लाइक वो किसी लड़की को मुखातिब होता था, या फिर अपने किसी राइवल पोएट से बात करता था, या अपने किसी फ्रेंड को वो डेडिकेट कर रहा होता था। यहाँ पे हम बात करेंगे एडमंड स्पेंसर की, ये भी एक पोएट है, और एडमंड स्पेंसर का क्या कंट्रीब्यूशन है? Edmund Spenser was a famous poet who introduced the Elizabethan age properly. In 1579, he wrote the Shepherd's Calendar, a poem in 12 books, one of each month of the year. His greatest work was The Fairy Queen. Though it was planned to be written in 12 books, he could complete 6 of them. It is an allegorical work with 3 themes, a political theme, a moral theme, and a fairy tale. अच्छा जी, एडमंड स्पेंसर का जो सबसे मशहूर वर्क है वो है शेफर्ड्स कैलेंडर, ठीक है, यानी शेफर्ड कौन है? चरवाहे को कहते हैं, और चरवाहे का एक रिफ्लेक्शन है मौसमों के ऊपर, और ये 12 किताबों के अंदर छपने वाली इसकी पोइम थी, यानी कि एक एपिक थी। एक पोइम को लिखने में उसने 12 वॉल्यूम लगाए, और 12 वॉल्यूम मीन्स कि हर महीने के लिए उसने एक किताब पे मुश्तमिल एक पोइम लिखी, तो इसलिए 12 मंथ्स के ऊपर उसने 12 बुक्स लिख दी। और इसका जो सबसे मशहूर वर्क था वो था फेरी क्वीन। ये इसको भी उसने सोचा था कि 12 बुक्स में लिखेगा, मगर वो उसको सिर्फ 6 ही लिख सका। ये एक ऐसी एल्गोरिकल पोइम थी, यानी कि एक ऐसी आप कह लीजिए कि इसके अंदर पोर्ट्रे किया गया था, एक स्टोरी इस तरीके से पोर्ट्रे की गई थी जिसके जो मेजर थीम थे वो पॉलिटिकल थीम थे, मोरल थीम था, और फेरी टेल थी, यानी कि एक फेरी टेल के अंदर पॉलिटिकल और मोरल थीम्स उसने ऐड किए थे। मोर देन द स्टोरी,
This work is known for its magic feeling, wonderful music in verse and the beauty of the sound. अच्छा, इसके अंदर एक स्टोरी तो थी ही थी, एक फेरी टेल थी, तो स्टोरी तो अपनी जगह पे खूबसूरत थी ही, मगर इसको पढ़ते हुए जो एक अनोखी फीलिंग आती थी, जो मैजिकल फीलिंग आती थी, और पढ़ते पढ़ते एक साउंड के जरिए जो म्यूजिकल वर्ड्स, आपको पता है कि जब हम राइमिंग स्कीम में कोई सॉन्ग या कोई पोइट्री पढ़ रहे होते हैं, बड़ा खूबसूरत लय और ताल बननी शुरू हो जाती है, तो एक्चुअली ये इसकी क्वालिटी थी, और साउंड इससे बड़े खूबसूरत जो थे वो बनते थे. It is written in Spencerian stanza of 9 lines with the rhyme scheme A B A B B C B C C. तो 9 लाइन्स का उसने स्पेंसरियन स्टैंजा था, क्योंकि स्पेंसर ने भी अपने एक नया स्टाइल स्टैंजा के अंदर मुतारफ कराया था, तो उसकी राइम स्कीम एक्चुअली उसने यही रखी थी. जो एडमंड स्पेंसर ने इस चीज को खुद से मुतारफ कराया था, एक नया स्टाइल था उसका सोनेट का. अच्छा जी, अगर हम लिरिक्स पे बात करें एलिजाबेथन एज की, द एलिजाबेथन एज प्रोड्यूस्ड मैनी ब्यूटीफुल लिरिक्स. वन ऑफ द फाइनेस्ट लिरिक्स वाज सर फिलिप सिडनी, हु वाज अ कोर्टियर, स्टेट्समैन, सोल्जर एंड अ पोएट. सर फिलिप सिडनी का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है एलिजाबेथन एरा में, और इंग्लिश को बड़ा इसने प्रमोट किया, और बहुत सारे जो वेल नोन वर्क हैं सर फिलिप सिडनी के, उसने इस टाइम पे लिखे, और ये दरबार में बड़ा इसका अप्रोच थी, और ये आप समझ लीजिए कि कोर्ट का सरकारी शायर था, और ये हुकूमत में बड़े इसके पहुंच थी इसकी, और ये हुकूमत के लिए काम करता था, और ये एक सोल्जर भी था और एक पोइट भी था. इसकी जो बुक्स हैं, सोनेट की बुक थी एस्ट्रोफेल एंड स्टेला, वाज प्रिंटेड इन 1591 आफ्टर हिज डेथ. तो इसकी एक पोएटिक सोनेट की बुक भी पब्लिश हुई इसकी डेथ के बाद. अनदर ग्रेट पोएट वाज सर वॉल्टर रिली, who was also a soldier, sailor, explorer, courtier and writer. अच्छा, आप ये चीज फील करेंगे कि जो लोग पहले कोर्ट के साथ अटैच होते थे, या फिर जो डिफरेंट कंट्रीज में मूव करते थे, गवर्नमेंट उन्हें भेजा करती थी, लाइक वो सेलर होते थे या सोल्जर होते थे या एक्सप्लोरर होते थे या कोर्टियर होते थे, वो ज्यादातर राइटर होते थे, क्योंकि उनका ऑब्जर्वेशन ज्यादा अच्छी होती थी, उनका इल्म ज्यादा होता था, और उनके पास काम करने के लिए टाइम होता था. दैट्स वाई आप ये देखेंगे कि बहुत सारे जो राइटर हैं, इवन के चौसर की अगर हम बात करें, तो चौसर भी असल में कोर्ट में ही काम करता था, और गवर्नमेंट के बिहाफ पर वो मुख्तलिफ कंट्रीज में मुख्तलिफ जगहों पे उसने विजिट भी किया था. तो उनकी ऑब्जर्वेशन और उनकी राइटिंग पावर अच्छी होती है, जिसकी वजह से वो अच्छे अच्छे पीस ऑफ राइटिंग लिख लिया करते थे. सम एग्जांपल्स ऑफ बेस्ट एलिजाबेथन लिरिक्स कैन बी फाउंड इन द प्लेस ऑफ शेक्सपियर, और शेक्सपियर ने भी काफी सारा काम किया है, और इवन के आज तक उसके काम को रिकॉग्नाइज किया जाता है. हिज लॉन्ग पोएम विनस एंड अडोनिस एंड द रेप ऑफ ल्यूकेरिस are rather cold and without feeling, but the occasional lyric found in his dramas are full of feeling and passion. शेक्सपियर की पोइट वो बहुत अच्छा पोइट था, मगर उसको हम याद करते हैं उसके प्लेस की वजह से, उसके ड्रामास की वजह से. तो उसके कुछ पीस ऑफ राइटिंग ऐसे हैं जिनमें कोई बहुत अच्छी फील नहीं आती है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, मज़ा नहीं आता है, मगर बाज उसके कई लिरिक जो उसने ड्रामा के अंदर लिखे हैं, ड्रामास में लिखे हैं, उनमें बहुत फीलिंग और पैशन होता है, उसके डायलॉग बहुत ज़बरदस्त हैं जो शेक्सपियर ने लिखे हैं. द फेमस ड्रामेटिस्ट मार्लो हैज आल्सो रिटन सम फाइन लिरिक्स. तो क्रिस्टोफर मार्लो वाज अ वेरी फेमस ड्रामेटिस्ट ऑफ दैट टाइम, और उसने भी कुछ लिरिक्स लिखने की कोशिश की थी, उसने भी पोइट्री की थी. सो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर एलिजाबेथन एरा की सिर्फ पोइट्री के बारे में बात की है, और अपने नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ एलिजाबेथन प्रोज की बात करूंगी. अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा बोर्ड के ऊपर, डिस्कशन बोर्ड पे. उस वक्त तक के लिए आप इसको पढ़िए, और इंशाल्लाह थोड़ी देर में मैं आपके साथ अपना दूसरा लेक्चर भी शेयर करूंगी. थैंक यू.